तो दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ह्यूमंस के अंदर हम दो टाइप के सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, इसमें एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन होता है जो गैमीट्स को बनाता है, और ह्यूमंस में दो टाइप के गैमीट्स मिलते हैं, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवा या एग। अब फीमेल के केस में ये जो ओवरी, आपको जो रेड कलर का इलेप्टिकल स्ट्रक्चर या गोल स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, इसको कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? ओवरी। अब जो ओवरी है वो फीमेल के केस में ओवम को बनाती है, और बाकी सारे स्ट्रक्चर ओवम को ट्रांसपोर्ट में या फिर बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो जो बाकी के बच्चे हुए सेक्स ऑर्गन होगा, इनको हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और ओवरी को हम कहेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो विद दिस इंट्रोडक्शन हम डिटेल में एक एक स्ट्रक्चर को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन अगर मैं आपको बताऊं तो जो 4 ऑर्गन आपको मेन मिलते हैं, इसमें से सबसे पहला ऑर्गन होता है आपका जो रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओवरी। इसे क्या कहते हैं? ओवरी। इसके बाद जो आपको यहां से लेके यहां तक ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब। हम इसे क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। इसका एक नाम और होता है, आप इसी को एक और नाम दे सकते हैं, ओविडक्ट। इसको एक नाम और आप दे सकते हैं, ओविडक्ट, या तो आप इसे कहें फैलोपियन ट्यूब या आप कहें इसे ओविडक्ट। अब इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे इन्वर्टेड पियर शेप में हम कह सकते हैं, या फिर उल्टा ट्रायंगल भी कह सकते हैं आप। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूट्रस। इसे क्या कहते हैं? यूट्रस। और इसके अलावा जो नीचे लास्ट स्ट्रक्चर बच गया, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वेजाइना। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वेजाइना। थोड़ा डिटेल में सबके बारे में जानते हैं। तो जो ओवरी है, ओवरी एक आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है, इसका साइज भी आलमंड जितना ही होता है। आलमंड मतलब बादाम, है ना? तो इट इज अ आलमंड शेप स्ट्रक्चर, और इसका काम होता है ओवम या फिर एग को बनाना। इसका काम क्या होता है? ओवम या फिर एग को बनाना। और ओवम या एग के बनाने को हम प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। क्या कहते हैं? oogenesis। वो हम किसी गैमेटोजेनेसिस वाले टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल अब आपको याद रखना है कि ये जो ओवरी है ये एक ऑर्गन है। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है हमारी, अब इस बॉडी के अंदर ऐसे ये ओवरी लटकी हुई है। कैसे? ऐसे ये लटकी हुई है। तो अगर लटकी हुई चीज है तो नीचे गिर जाएगी। तो इस चीज को लटका के रखने के लिए ये बॉडी की वॉल से अटैच रहती है। ये बॉडी की वॉल से ऐसे अटैच रहती है, और अटैचमेंट में एक स्ट्रक्चर ये दिख रहा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओवेरियन लिगामेंट। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओवेरियन लिगामेंट। तो आपको ये क्या याद रखना है कि ओवरी को यूट्रस से और बॉडी वॉल से अटैच कौन करता है? ओवेरियन लिगामेंट। कौन अटैच करता है? ओवेरियन लिगामेंट। जो अब हमारा सेकंड ऑर्गन है वो है फैलोपियन ट्यूब। कौन है? फैलोपियन ट्यूब। अब देखो जो फैलोपियन ट्यूब है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। तो इसमें से जो सबसे पहला पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इस्थमस। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इस्थमस। और यहां पे जो आपको थोड़ा डायलेटेड या चौड़ा पार्ट, जैसे ये पहला पार्ट हो गया इस्थमस, और ये जो चौड़ा पार्ट दिख रहा है, दिस चौड़ा वाला या डायलेटेड पार्ट इज कॉल्ड एज एम्प्यूला। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एम्प्यूला। और इसके बाद वाला ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख गया, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इनफंडिब्यूलम। इसको हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम। तो आपको याद रखना है कि जो फैलोपियन ट्यूब है इसके 3 पार्ट है, इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिब्यूलम। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो इनफंडिब्यूलम है, इससे कुछ ऐसे नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं। इनफंडिबुलम से कुछ नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं फिम्ब्री। यह बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं फिम्ब्री। अब मैं यहीं पे तीनों के थोड़े थोड़े काम भी समझाता हूं कि देखिए फिम्ब्री का काम क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये ओवरी है, तो जब भी ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन मतलब एग या ओवम जब ओवरी से ऐसे बाहर निकलेगा, तो ये बाहर निकल के हवा में आ जाएगा, बॉडी कैविटी में आ जाएगा। तो ये जो फिम्ब्री होती हैं, ये इसके ऊपर ऐसे हमेशा करती रहती हैं, और जैसे ही एग आया तो ये इसको पकड़ के कहां कर लेंगे? अपने अंदर। तो ऐसे यहां से एग निकला और किसके अंदर चला गया? फिम्ब्री के अंदर। फिम्ब्री से कहां जाएगा? इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम से एम्पुला, और एम्पुला से इस्थमस तक। तो इसका काम क्या है? एग को पकड़ना और किसके अंदर ट्रांसफर करना? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब फैलोपियन ट्यूब में आपको ये कुछ ग्रीन कलर के डॉटेड या फिर स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। इनका काम भी वही है जो ओवेरियन लिगामेंट का काम था। इनका काम क्या है? फैलोपियन ट्यूब को अटैच कराना। किससे? बॉडी वॉल से। किससे अटैच कराना? बॉडी वॉल से। और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं मेसोनल पिंक्स। These structures are called as mesoneal pinks। ट्यूब के बाद हम तीसरा स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं 2 बातें आपको और बताता हूं
कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है इसकी लेंथ आप चाहें तो याद कर सकते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। इसके अलावा अगर आप जानते हो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म का ओवम से मिलना एंड टू फॉर्म जाइगोट। ये जो होता है वो होता है एम्पुला पे। कहां पे होता है? एम्पुला। अगर मैं एक कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें, थोड़ी कंट्रोवर्सी चलती है कि पहले एनसीईआरटी तो कहती थी एम्पुला, ओके, लेकिन बीच में एनसीईआरटी ने प्रिंट कर दिया एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। क्या प्रिंट कर दिया? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। लेकिन अब जो लेटेस्ट एनसीईआरटी आ गया उसमें फिर से एम्पुला बता दिया गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन की आपको लोकेशन क्या याद रखनी होगी? एम्पुला। क्या याद रखनी होगी आपको? एम्पुला। बट मैंने दोनों मार्क कर दिया कि आप एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, मतलब आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन पता हो। इसके बाद में हम सीधा मेन स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं जिसे हम कहेंगे यूट्रस। तो यूट्रस की अगर बात करूं तो जो यूट्रस है उसे हम मां की कोख कहते हैं, हिंदी में कहें तो मां की कोख। अब जो कोख है या फिर यूट्रस है इसको दो नाम और होते हैं, इसे आप कह सकते हैं वॉर्म एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिस्ट्रा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिस्ट्रा। अब वॉर्म या जो हिस्ट्रा है, कभी कभी किसी फीमेल के अंदर किसी प्रकार का कोई ट्यूमर, कोई कैंसर ग्रो कर जाता है तो उसकी वजह से आपको पूरा का पूरा यूट्रस काट के हटाना पड़ जाता है, वरना वो कैंसर ग्रो करेगा, बाकी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करेगा। तो दैट प्रोसेस in which uterus is removed surgically, that process is called as hysterectomy। तो hysterectomy क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। आप चाहे तो याद कर सकते हैं कभी भी किसी वर्ड के पीछे एक्टोमी लगता है, इसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल। इसका मतलब क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल। जैसे गैस्ट्रेक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टमक, किसी भी चीज का रिमूवल करना है तो उसके पीछे लगाना होता है एक्टोमी। अब यूट्रस के अगर पार्ट की बात करूं तो जो यूट्रस है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट जो फेलोपियन ट्यूब से जुड़ा हुआ है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्नुआ। ये वाला पार्ट कौन सा? ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको क्या कहेंगे? कॉर्नुआ। वो पार्ट जो ऊपर डोम बना हुआ है दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज फंडस। ये ऐसे डोम बन रहा है, दिस डोम इज कॉल्ड एज फंडस। वो पार्ट जो मेन स्ट्रक्चर है जहां पे आगे ऐसे यहां पे जाइगोट बना, अब ये जाइगोट ऐसे नाचता हुआ घूमता फिरता कहां पे पहुंचेगा? बॉडी इस वाले पोर्शन में, और यहां पे जाके वो ऐसे अटैच कर जाएगा। मैं समझाता हूं कि मान लीजिए ये वाली दीवार है, ये वॉल है, इस वॉल पे ऐसे आया छोटा सा आपका जाइगोट घूमता हुआ हल्का हल्का डिवाइड हुआ, और डिवाइड होने के बाद यहां से ऐसे कैसे हो जाएगा? अटैच। इस अटैचमेंट को क्या नाम देते हैं? इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। तो जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहां पे होता है? बॉडी में। बहुत कभी कभी कहां पे हो जाता है? फंडस में। अक्सर कहां पे होता है? बॉडी में। अब तो पहला पार्ट कॉर्नुआ, दूसरा पार्ट फंडस, तीसरा पार्ट बॉडी। जो चौथा पार्ट है इसे हम कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स वो पार्ट है यूट्रस का जो किस में खुलता है? वेजाइना में। अब अगर आप सर्विक्स पे ध्यान दे दो तो सर्विक्स है वो यूट्रस और वेजाइना दोनों में है। तो सर्विक्स का वो पोर्शन जो यूट्रस के अंदर खुलता है इसे कहते हैं इंटरनल ऑस। सर्विक्स का वो पोर्शन जो वेजाइना में खुलता है इसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑस। इसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑस। आपको यूट्रस के नाम अच्छे से याद करने हैं। यूट्रस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉर्म या फिर हिस्ट्रा। तो अगर यूट्रस की मैं बात करूं तो आपको पता है कि यूट्रस में ऐसे यहाँ से जाइगोट स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके जाके अटैच हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, और एम्ब्रियो या फिर जो बच्चा है वो यहीं पे ऐसे धीरे धीरे डेवलप करेगा। तो हमें यूट्रस की जो वॉल स्ट्रक्चर यानी यूट्रस की जो हिस्टोलॉजी है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर आप ध्यान से डायग्राम को देखें तो आपको यहाँ पे 3 लेयर्स दिख रही हैं। सबसे अंदर ब्लैक, बीच में ग्रीन और सबसे बाहर ब्लू कलर की लेयर। तो इन तीनों लेयर को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो पहली लेयर है दैट फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। इसका नाम क्या होता है? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के बारे में आपको उतना जानना नहीं होता क्योंकि ये विसरल पेरिटोनियम मतलब जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल 2 होते हैं, पैराइटल वॉल और विसरल वॉल। जो विसरल वॉल है उसी से बनी होती है पेरीमेट्रियम। तो आप इसको सिंपली जान सकते हैं कि इट इज आउटर लेयर। ये कौन सी लेयर है? आउटर लेयर। तो दोस्तों तो जो सेकंड लेयर है इसको मैं बताता हूँ मायोमेट्रियम। ये जो आपको ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है इसका नाम है मायोमेट्रियम। अब देखिए मायोमेट्रियम के पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि मान लीजिए ये जो वॉल्स हैं, जब बच्चा इस वॉल में ऐसे यहाँ पे अटैच हो रखा है, अटैचमेंट हो रखा है यानी बच्चे का 9 मंथ पूरा हो गया, बच्चा बाहर आना चाहता है। अब मुझे बताइए कि मान लीजिए ये वॉल जो है ऐसे हिलने लग जाएगी तो ये जो भी चीज़ पे अटैच है टूट के गिर जाएगी। और 9 मंथ के बाद मैं यही चाहता हूँ कि ये जो बच्चा है यहाँ से अब हट के बाहर आए। और वॉल हिलेगी कब? जब इसमें क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शंस। क्या स्टार्ट हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्शंस। यानी कि ये जो मिडल वाली लेयर है मायोमेट्रियम, इस मायोमेट्रियम, मायो मतलब मसल है ना, और मसल्स ही क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो जो मायोमेट्रियम है इसके अंदर पाई जाती हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, हमने एनिमल टिश्यूज वाली वीडियो में 3 टाइप की मसल्स डिस्कस करी होंगी, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल। जो स्केलेटल मसल होती हैं वो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, हमारी विल के अंदर हमारे दिमाग से कंट्रोल की जा सकती हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो हमारी इनवॉलंटरी मसल्स होती है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है यूट्रस की मसल को तो कोई दिमाग लगा के कंट्रोल कर नहीं सकता। लेकिन अब तीसरी मसल कौन से बच गई? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल वो मसल है जो कहाँ पे पाई जाएंगी? हार्ट्स में। तो ये जो मायोमेट्रियम है इसके अंदर कुछ स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं
जो चाइल्ड बर्थ का मतलब होता है पार्चुवेशन इन चाइल्ड बर्थ के वक्त इसमें क्या स्टार्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस, और जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे तो ये क्या करेगी, बच्चे को बाहर निकालने में मदद करेगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, सपना तो नहीं आ रहा किसी को नहीं भाई अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवा दो, ऑब्वियसली कोई ना कोई आके मैसेज देगा, और हमारी बॉडी में मैसेज देने के लिए दो सिस्टम है, पहला सिस्टम नर्वस सिस्टम, दूसरा सिस्टम हार्मोन सिस्टम। तो यहाँ पे एक हार्मोन आता है, इस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन ऊपर से आएगा और इसको क्या करेगा भाई, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कराएं कृपया करके और बच्चे को बाहर निकाले। थर्ड लेयर है, इसका नाम है एंडोमेट्रियम। नाम समझ में आ रहा है, सबसे अंदर ये जो ब्लू कलर की आपको लेयर दिख रही है इसका नाम क्या है, एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाता हूं कि होता क्या है कि मान लीजिए अब यहाँ से जाइगोट या फिर जो भी स्टेज है, जाइगोट लगातार डिवाइड करता है, एक सेल, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो लगभग वो जो 16 सेल्ड स्टेज है यहाँ पे आके ऐसे चिपक जाता है, और वो चिपकने वाले प्रोसेस का नाम मैंने बताया इम्प्लांटेशन। क्या बताया, इम्प्लांटेशन। अब जब इम्प्लांटेशन होगा तो वो इसी वॉल में होगा। अब इस वॉल को अपने आप को तैयार भी तो करना पड़ेगा कि धड़ाधड़ अपने आप को मोटा बना के रखे ताकि अच्छे से अटैचमेंट हो पाए। अब अटैचमेंट होने के लिए ये जो लेयर है दोनों ही अपने आप को तैयार करती हैं, और इन केस अगर ये दोनों का मतलब इंप्लांटेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि हर महीने तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, हर महीने फर्टिलाइजेशन तो होना नहीं है, तो जिस महीने फर्टिलाइजेशन नहीं होना उस महीने ये वाली लेयर क्या कर जाएगी, शेड कर जाएगी यानी टूट जाएगी। तो इस वाली लेयर का फंक्शन ही क्या है, शट डाउन मतलब इसका फंक्शन है टूटना। और इसमें दो लेयर पाई जाती है, स्ट्रेटम बेसल और स्ट्रेटम फंक्शनल। तो इसका फंक्शन क्या है, शट डाउन। तो कौन सी लेयर शेड करेगी, फंक्शनल। जो सबसे अंदर होती है इनरमोस्ट लेयर वो कौन सी होती है, स्ट्रेटम फंक्शनल, और इसके बाहर के साइड में होती है स्ट्रेटम बेसल। ये शेड नहीं करती और ये वाली शेड कर जाती है। तो ये तीन बातें हुई, तीन लेयर हुई, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, जो आपको यूट्रस के बारे में पता होना चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं वेजाइना। वेजाइना की अगर बात करूं तो जो वेजाइना है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉप्युलेटरी कैनाल। ये मेल के पेनिस को रिसीव करेगी ड्यूरिंग कॉप्युलेशन। इसके अलावा वेजाइना का जो साइज होता है ये होता है 10 से 15 सेंटीमीटर। इसका साइज क्या होता है, 10 से 15 सेंटीमीटर। वेजाइना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ग्लैंड नहीं मिलता है, वेजाइना इज डिवॉइड ऑफ ग्लैंड। नेक्स्ट, वेजाइना की एपिथेलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। अगर आपको एपिथेलियल टिश्यू वाली वीडियो आपने देखी हो तो ना देखी हो तो मैं उसको ऑब्वियसली मैं फिर से भूल जाऊंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा जैसा ताकि आपको याद रहे। आप उस लिंक पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो केराटिनाइज्ड दो टाइप के एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम दो टाइप के, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। जो केराटिनाइज्ड है वो पाई जाती है हार्ड स्ट्रक्चर में, जैसे हमारा पाम हो गया, हेयर के फॉलिकल हो गए, केराटिन प्रोटीन है। इसके अलावा जो नॉन केराटिनाइज्ड है वो पाई जाती है सॉफ्ट स्ट्रक्चर में, जैसे बक्कल कैविटी और साथ में वेजाइना। अब वेजाइना में एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से वेजाइना का एनवायरनमेंट कैसा होता है, एसिडिक। और ये एसिडिक एनवायरनमेंट किसी दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी किसी दूसरे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देता। इसके अलावा जो वेजाइना है इसकी एंट्री पे एक पतली सी थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज हाइमन। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, हाइमन। और ये जो हाइमन है बहुत ज्यादा थिन मेम्ब्रेन होती है। इसको ये एक कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन शुड नॉट बी रिलेटेड विद वर्जिनिटी ऑफ फीमेल। यानी कि अगर किसी फीमेल का हाइमन का होना या ना होना उसकी वर्जिनिटी से लेना देना नहीं होता। हाइमन जो है टूट सकती है ड्यूरिंग एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इवन यूज ऑफ वेजाइनल टेम्पोन। मैं दोबारा समझाता हूं कि हाइमन का होना या ना होना फीमेल की वर्जिनिटी यानी सेक्सुअल एक्सपीरियंस से लेना देना नहीं होता। ये टूट सकती है किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, इवन द यूज ऑफ वेजाइनल टेम्पोन।